स्वभार चुनिल जाना। कलकत्ता 1947 दंगा प्रभावित क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए शहर में गश्त करते रहे। ट्रक पर चढ़ते इन लोगों को का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रसादी दोनों को एक साथ बयान करता है। इस अध्याय में आजादी हिंदुस्तान की शुरुआत कुछ साल चुनौती से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आजादी हिंदुस्तानी राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया। आजादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना का धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आंच आने लगी। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाई अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश के अंदरूनी सीमा रेखा फिर से तय करनी थी। दो अग, अल, अल, अगले दो अध्यायों में हम दूसरी चुनौती की भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ा था। राष्ट्र का निर्माण की चुनौतियां, नए राष्ट्र की चुनौतियां। सन 1947 में 14 से 15 अगस्त के मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान की जनता इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा कि हमारी आजादी की लड़ाई में कोई आवाजें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमजोर को खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आजाद हो चुका था और आजादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालत के बीच आजाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालत में आजाद नहीं हुआ था। आजादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की तरह शादी का साल था। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आजादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। सभार PIP से ये चित्र लिया गया है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले के प्राचीर से भाषण देते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द इंडियन टाइम्स अखबार में हिंदुस्तान टाइम्स 19 जुलाई 1947 को एंड ऑफ द 200 years old British rule in India, royal assisted to independence bill verify but the colorful ceremony in large two dominions create union relationship with the rules। कल हम अंग्रेजी राज्य की गुलामी से आजाद हो जाएंगे लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी दिन होगा। 3 चुनौतियां। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तत्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बांधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, इनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्म के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा देश कोई देश
कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसे करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। महात्मा गांधी 14 अगस्त 1947 कलकत्ता में। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। भारत कि आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इस विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतंत्र ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबके का। ऐसे मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाए? संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में यहाँ कहाँ तक सफलता मिली? इसी पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आजादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाशने पाने की काबिल हो सके। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। मेरे मन में हमेशा यह इच्छा रही कि एक टाइम मशीन मिल जाए तो मैं थोड़ा पीछे लौट और 15 अगस्त 1947 के जश्न में शिरकत करूं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग ही नजर आ रहा है। आजादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण को चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत के एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास तथा साझी नीयत के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौती पर विचार करेंगे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत इनग्रुएशंस जनवरी 26, 1950। रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत 4 आना। इनग्रुएशंस जनवरी 26, 1950। रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत 2 आना। पोस्ट एजेंसी 2 आना। इनग्रुएशंस जनवरी 26, 1950। यह प्रदर्शित 3 डाक टिकटों को प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र से आप नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको 1950 में इन डाक टिकटों की डिजाइन तैयार करने के लिए कहा जाए तो आप इन टिकटों पर किस तरह के चित्र उकेरते। ये एड-ई-आजम ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश रिपब्लिक सभाकर डान कराची 14 अगस्त 1947 से ये अखबार छपा है। सुबह आजादी फैज अहमद फैज। ये दाग उजाले ये सब गजिदा शहर
वे इंतजार था जिसका वे शहर तो नहीं, ये वे शहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दस्तों में तारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगा सब ये सुस्त मौज का साहिल कहीं तो जाके रुकेगा सिफन और गम ये दिल अधि एक अधियारी सुबह दूसरा आकाश तीसरा दिल के गम के नाव। फैज अहमद फैज 1911-1944 सियालकोट में जन्मे। विभाजन के बाद पाकिस्तान में रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तान शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। लंबा समय कारावास से गुजरा। नक्शे फरियादी दास्त ये सभा तथा जिंदा नामा उनके प्रमुख कविता संग्रह। 20वीं शताब्दी के दक्षिणी एशियाई कवियों में फैज बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान पंजाबी शिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण वैष्णव खन्नी और बंगाली मद्रासी और आदि समुदाय में। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश ये टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई 15 अगस्त 1947 से सभागार हुआ न्यूज़पेपर है। लॉर्ड माउंटेन ग्रेट पाकिस्तान एंड जिन्ना री अफेयर फिल्म फ्रेंडशिप विथ ब्रिटेन फ्रेंडजिन इथ हाउस इन बम्बई और नेशनल वीक टू द न्यू लाइफ। वारिस सास से आज वारिस सास से कहती हैं अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी, आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस साथ तुमसे कह रही है। ये दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो, चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भरा गया है, किसी ने 5 दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इन जलखेजी धरती से जहर फूट निकला है, देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुंची और कहर कहाँ तक आ पहुंचा। फिर जहरीली हवा बन जंगलों में चलने लगी, उसने हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। अमृता प्रीतम चुनी हुई कविताएं 1991 चौथे संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ। अमृता प्रीतम 1919 से 2005 पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री और कथाकार। साहित्य उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। विभाजन के बाद दिल्ली में निवास। जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी और साहित्य पत्रिका नागमणि का संपादन किया। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान या भय के चाहे जितनी भी घूंटे पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासुर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर दे। जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में 15 अक्टूबर 1947 को दिया। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसे विभाजन के कारण हुआ ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक
कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामों के दो कौम का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे में कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाने और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जानी पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था, दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होने यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बाहुल्य हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्वाधित नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल माना लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर पर प्रशासनिक हल्के को आधार माना जाएगा। 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बांग्लादेश का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। अच्छा, तो मुझे अब पता चला कि पहले जिस पूर्वी बांग्ला कहा जाता था वह आज का बांग्लादेश है। तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिमी बांग्ला कहा जाता है? इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अजूब कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सांसते में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है वैसे ही दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमला होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं और जल्द ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसे चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। विभाजन के परिणाम। सन 1947 में बड़े पैमानों को एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय। धर्म के नाम पर एक समय ये सभागार DP 1 से लिया गया है। शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन 1947 में जाती हुई दिखाई गई है। मान नवाजी में कसर। दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक ली। गैर मजहब के लोगों को खींच कर निकाला और तलवार और गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हवाला
हवाल फल और दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली है, इसी कारण हम आपका स्वागत पूरी जोर तरीके से नहीं कर सके जैसे कि आप सब चाहते होंगे। सादात हसन मांटो की कहानी कसर ए नफसी के हिंदी रूपांतर से लिया गया एक अंश है के लोगों ने एक दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू और अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा की तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोग का अपना वतन हुआ करता था, वही की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया और उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का भी धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपनी माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के कवि और लेखक तथा फिल्म निर्माताओं ने अपनी उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की निष्पक्षता का जिक्र किया है। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों का अभिव्यक्ति दी है। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुल्म इस्तेमाल किया है जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हैं। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और ये चित्र सभागार नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से लिया गया है। नवाखली अब बांग्लादेश में है की यात्रा पर गांधी जी 1947 में राष्ट्र का निर्माण की चुनौती में परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसी की भांति रहते रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। स्पेन संसार गर्म हवा ये चित्र लिया गया है शिकार हुए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्र तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता था कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपने घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा के तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रशासनिक मुश्किलों और वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त विभाजन के कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। इसी वजह से भारत अपने एक हिंदू राष्ट्र बन गए। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार में अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुत्व का लाभमंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकार नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के अमीर थे। चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, वे भारत का एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्मावलंबियों
दूसरे धर्मावलंबियों। ये गर्म हवा में सलीम मिर्जा आगरा में रहते थे और जूते का व्यवसाय करते थे। विभाजन के बाद सलीम अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन जाते हैं। विभाजन के बाद बदले माहौल में सलीम अपने आसपास की दुनिया से संबंध नहीं बिठा पाते हैं। धीरे धीरे उनका व्यवसाय भी चौपट होने लगता है। देश के दूसरी तरफ से आए शरणार्थी परिवार उनके पुश्तैनी मकानों पर कब्जा कर लेते हैं। घटना की इस गह गहमागही में सलीम का बेटा मौत के गले लगा लेती है बेटी गले लगा लेती है, लेकिन सलीम फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। उन्होंने यकीन है कि यह हालत दोबारा सामान्य हो जाएगा। सलीम की इस सोच से उनके परिवार वाले ही इत्तेफाक नहीं रहते। परिवार के कई सदस्यों ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया और सलीम पाकिस्तान जाने की विवशता और भारतीय रहने की इच्छा के बीच फंस गए हैं। कहानी में सलीम के सामने एक निर्णायक क्षण आता है जब वह छात्रों के एक जत्थे को सड़क से गुजरता हुआ देखते हैं। आंदोलनकारी छात्र सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। छात्रों के इस जत्थे में सलीम का बेटा सिकंदर भी शामिल है। आपकी राय में मिर्जा सलीम का फिल्म के अंत में क्या रुख रहा होगा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? वर्ष 1973। निर्देशक MS सत्थू, पटकथा कैफी आजमी, अभिनय बलराज साहनी, जलाल आगा, फारूक शेख, गीता सिद्धार्थ की फिल्म है ये। महात्मा गांधी की शहादत। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन में गहरी चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था और अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वे ही सिद्धांत इसी कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालत बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों के सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। या लोग सड़क पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। बहरहाल यह स्थिति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे नाखुश थे। इन्हीं सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 को जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। यह उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में मुसलमान सुरक्षित अपने घर में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका दे चुकाने पर राजी हो गई। बहरहाल गांधी जी के कामों में हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं था। हिंदू और मुसलमानों दोनों ही समुदाय के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदल ले अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था, वे गांधी जी के खास तौर पर नापसंद करते थे। इन्हीं लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तानियों के हित में काम कर रहे हैं। गांधी जी मानते थे कि ये लोग गुमराह हैं। इन्हें इस बात का पक्का विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके अडिग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्होंने कई दफे गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की। इसके बावजूद गांधी जी ने सतत सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नजदीक पहुंचा गया और उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को तत्क्षण मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादुई असर हुआ। विभाजन से
जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गए। भारत सरकार के सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों के मुश्किल कस दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिनों तक प्रतिबंधित कर दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति का जोर लोगों में घटने लगा। ये न्यूज़पेपर में आई है, महात्मा गांधी, ठार झाल, संध्या काल, नवजीवन में भी छपा, द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा, गुजराती समाचार में भी ये छपा। ये नए अखबार हैं, चैतन्य भीड़ लगाई लोगों द्वारा ये अखबारों में। स्वतंत्र भारत में राजनीति ऊपर के वरीयता दी जाए तो किसी एक धर्म में विश्वास के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाते हों। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श को अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। श्वेतों ने गौर किया था कि जब भी कोई पाकिस्तानी का जिक्र छेड़ता है तो उसका नाना एकदम चुप हो जाते हैं। एक दिन उसने नाना से इस बारे में पूछने का फैसला किया। उसके नाना ने बताया कि बंटवारे के वक्त उन्हें लाहौर में से लुधियाना आना पड़ा था। उनके माता पिता मार दिए गए थे। श्वेता के नाना भी नहीं बच पाते, लेकिन खैर हुई कि एक पड़ोसी के मुस्लिम परिवार ने उन्हें पनाह दी और कई दिनों तक छुपा कर रखा। उन्हीं पड़ोसियों की मदद से वे श्वेता के नाना को अपने सगे संबंधियों का पता ठिकाना मालूम पड़ा और वे किसी तरह बचा के सीमा पार कर भारत पहुंचे। यहाँ आकर उन्हें नई जिंदगी शुरू की। ना क्या आपने भी ऐसे ही कोई वाकया सुना है अपने दादा दादी या इस पीढ़ी के किसी और से पूछिए कि आज़ादी के दिन क्या हुआ था और कैसे जश्न मनाया गया था। बंटवारे का सदमा कितना गहरा था और देश की आज़ादी से इन लोगों की क्या अपेक्षाएं थी। कम से कम एक ऐसे वाक्यों को लिखिए, खोजबीन से लाइए। रजवाड़े का विलय। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देशी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे। इन्हें राजवाड़ा कहा जाता था। राजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में राजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी राजवाड़े की प्रजाति थी। समस्या। आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही राजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी राजवाड़ों की संख्या 565 थी। ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज्य का नजरिया यह था कि राजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला राजवाड़े की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इसी से अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। ये भारत विभाजन के पहले और बाद का चित्र। पीला वाला ब्रिटिश भारत और नीले वाले में रियासतें राजवाड़े और ये लाल वाले बिंदी से स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गिलगिट जम्मू और कश्मीर। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पश्चिमी पाकिस्तान अब पाकिस्तान है। पंजाब की रियासतें रामपुर बहावलपुर में पंजाब की रियासत। खैरमपुर बलूचिस्तान राज्य पंजाब की रियासत। राजपूताना अजमेर मेवाड़ सिंध पश्चिम भारत की रियासतें। जूनागढ़ गुजरात। दिल्ली रामपुर संयुक्त प्रांत। ग्वालियर गुजरात। बड़ौदा बम्बई। कोल्हापुर और दक्कन हैदराबाद मध्य प्रांत मध्य भारत। पूर्वी रियासतें बनारस बिहार कूच बिहार बंगला खासी स्टेटस असम मणिपुर त्रिपुरा बर्मा। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है। मद्रास मैसूर कुर्ग लक्षद्वीप मद्रास प्रांत सिलोन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इधर बर्मा। नोट: यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रमाणिक सीमा रेखा न माना जाए।
लाहौर। क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को खत्म नहीं कर सकते? मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम एक दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र मानकर रहना और सम्मान करना सीखें? समस्या ने जल्दी ही अपने को तेवर दिखाने शुरू की। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होने चाहते थे। राजवाड़े के शासकों के रवैयों से यह बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बंट जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्भर के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर राजवाड़ों में शासन लोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और राजवाड़ों के शासन अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। हमें भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ मिलकर चले तो देश को एक महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इसी बात को पूरी तरह से समझेगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सामान्य की भलाई के साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। सरकार का नजरिया छोटे विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने से इनकी संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि राजवाड़े को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। राजवाड़े के शासन को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर राजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी करा लिया। आज का यह असमान जान पड़ सकता है, लेकिन आप में यह बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे राजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे राजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। देसी राजवाड़े की इस चर्चा में 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि अधिकतर राजवाड़े के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों की संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों में सीमांकन के सवालों पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठा था। सरदार पटेल रियासतों के शासकों को एक पत्र में 1947 शांति पूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी राजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर राजवाड़े के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि राजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ये चित्र लिया गया है सभागार पत्र सूचना कार्यालय से। हैदराबाद के निजाम के साथ सरदार पटेल का फोटो। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में से शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासतों को आजाद रियासतों का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इसी बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। इस दौरान
हैदराबाद की रियासतों के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन पर खासतौर से दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। निजाम महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रणी पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम के लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे राजाकार कहा जाता था। राजाकार अव्वल दर्जे में सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। राजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। ये इंडिया भारत वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950 आजादी के आंदोलन के नेता, कांग्रेस के नेता, महात्मा गांधी के अनुयायी, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री, देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य बनाया। राजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या और तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिक पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। मणिपुर आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ बातचीत के संग में अपनी रियासतों के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी अवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव में फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक स्वयं मताधिकार के सिद्धांत को अपना कर चुनाव हुए। मैं सोचता हूं कि आखिर उन सैकड़ों राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियों का क्या हुआ होगा। आखिर आम नागरिक बनने के बाद उनका जीवन कैसा रहा होगा। मणिपुर की विधानसभा में भारत की में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासतों को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरे राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर के इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। ना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। सभागर R.K. लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया। पटेल साहब, विदेशी मामले दे दीजिए, प्रतिरक्षा दे दीजिए, संचार दे दीजिए, रियासत की जनता आपकी रहेगी। यह कार्टून राजवाड़े की जनता और वहां के शासकों की आपसी संबंध पर टिप्पणी करता है। पटेल राजवाड़े की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे उसकी भी एक झलक इस कार्टून में देखा जा सकती है। राज्यों का पुनर्गठन, बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधाओं की लिहाजा से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी राजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। सन 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली और हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषाई राज्यों
के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। राजवाड़े की मसला अभी हल नहीं हुआ था कि बंटवारा की यादें अभी ताजी थी। यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर पकड़ेगा। हिंदुस्तान को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। महात्मा गांधी, जनवरी 1948। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़का उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी विशाल आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाई जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास की प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटिटी रामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़क पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायक ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961 में नोट या नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया है। भारत का मानचित्र नहीं है। इससे दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रमाणिक सीमा रेखा न माना जाए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इधर पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेपाल उधर, चीन उधर, सिक्किम, भूटान, असम, नागा हिल्स, तयुंगसेंग क्षेत्र, उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी, मणिपुर, म्यांमार, बर्मा, पूर्वी पाकिस्तान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, आंध्र प्रदेश, अरब सागर, गोवा, दमन और दीव, मैसूर के नीचे केरल बगल में मद्रास, पंडिचेरी बगल में श्रीलंका और लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीपों समूह है। मानचित्र को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित राज्यों की मूल राज्यों के अंग थे। गुजरात, हरियाणा, मेघालय, छत्तीसगढ़। देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों के नाम बताएं। ऐसे 2 राज्यों के नाम बताएं जो पहले संघ शासित राज्य थे। ये चित्र में दिखाया गया है। हाँ, गुजरात, वैशाली, आंध्रा और इधर श्यामोत्ता, कंत्रा, बिहारन, महाराष्ट्रियन। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जनवरी 1953 को शीर्षक या कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी। आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों के गठित करने के संघर्ष चल पड़े। इन संघर्षों से बातें होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों को सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पोट्टी श्री रामुलु 1901 से 1952 गांधीवादी कार्यकर्ता नामक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी। वैयक्तिक सत्याग्रह में भी भागीदारी। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत में मंदिर दलित के लिए खोल दिए जाएं। आंध्र नामक से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 से अमरण अनशन 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान मृत्यु हो गई। है ना दिलचस्प बात। नेहरू और बाकी नेता बड़े लोकप्रिय थे तो भी भाषाई राज्य की मांग को लेकर लोगों उनकी इच्छा के विरुद्ध आंदोलन करने से नहीं हिचकिचाए। ये चित्र में नीचे सभागार शंकर द्वारा ये कोकी संघ द जेनी 5 जनवरी 1956 को शीर्ष इस कार्टून में राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाया गया।
आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नई भाषा राज्यों से अलगवाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित राष्ट्र भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव पर आखिरी नेतृत्व भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अ, अ, अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगवाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना और एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। भाषावार राज्य के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप में बदला है। राजनीतिक और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी खुला चुका था। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए ये रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन 1955 के लिए एक समरूप आधार मिला। बहुत को आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और आज ज्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नताओं के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा सा मतलब इतना भरा नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बेहतर अर्थ है कि लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचार और जीवन पद्धति की बाहुल्यता की धारणा से जुड़ी हुई है। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। आगे की नए राज्यों का निर्माण। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्यों तत्काल भाषाई राज्य में तब्दील हो गए। एक प्रयोग द्विभाषी राज्य बंबई के रूप में किया गया जिसमें गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय थे। पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं ही मानी गई। 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और बेहतर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक के राज्य बनाए गए। 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ। असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 के वजूद में आए, जबकि नागालैंड इससे कहीं पहले यानी 1963 में ही राज्य बन गया था। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा को आधार बनाया गया हो ऐसी बात नहीं है। बाद के वर्षों में उनके उप क्षेत्रों ने अगली क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की। ऐसे 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में बने राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई कि देश में अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले के 1/4 है, लेकिन वहाँ 50 राज्य हैं। भारत में 100 से भी ज्यादा राज्य क्यों नहीं हो सकते? ये प्रश्न काल मिल गए नीचे।